नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में और आत्महत्या से जुड़े दंडित प्रावधानों के बारे में। आईपीसी में इसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है तथा संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हम लाए हैं आपके लिए कुछ नया, जो कि इंसान के जीवन से और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आज हम उन अपराध के बारे में जानकारी लेंगे जो कि इंसान की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। इंसान की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में समझाया गया है कि हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है उस व्यक्ति को, और जो भी भारत का नागरिक नहीं भी है उस व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। भारतीय संविधान इस बात का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है, जो कि इंसान की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है और उसके अधिकारों की बात करता है। वहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में दोस्तों ये बतलाया गया है कि जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है हमें। जीवन जीने का अधिकार, अगर जीवन जीने का अधिकार है तो इंसान को मरने का भी अधिकार है क्या? आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या विचार है आपके? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपन जीवन जीने के अधिकार की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात के लिए प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को, जो कि भारत का नागरिक है या अन्यथा नहीं है, उस हर एक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंसान की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है? इंसान को यदि कि जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है तो क्या उस अधिकार में मरने का अधिकार भी सम्मिलित है क्या? इस बारे में आपकी क्या राय है? यदि इंसान को जीवन जीने का अधिकार है तो क्या उसे अपने जीवन को समाप्त करने का भी अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमारा कानून और इस बारे में हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसके क्या क्या प्रावधान है, आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आत्महत्या कर लेना, वैसे तो मेरे हिसाब से और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्महत्या करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध के समान माना जाना चाहिए। और शास्त्रों के हिसाब से भी ये माना जाता है कि आत्महत्या करना एक तरीके से भगवान को नाराज करने जैसा है। भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति बनाई हुई है और उसके बारे में सब कुछ इतनी बड़ी संरचना की हुई है, सभी लोगों को श्वास दी है, शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, एक अच्छी सोचने समझने वाली बुद्धि दी है और इतनी अच्छी प्रकृति का निर्माण किया है, और उस पर भी इंसान अपने जीवन को खत्म कर लेता है। तो दोस्तों इस बारे में अगर कहा जाए कि आत्महत्या, तो आत्महत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध को तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, शास्त्रों में ऐसा लिखा है और शास्त्रों में ये चीज समझाई भी गई है कि आत्महत्या करना, अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर लेना। भले ही जीवन में देखिए कलेश, जीवन में परेशानियां, मुश्किलें, ये तो जीवन का उतार चढ़ाव है। इसमें अगर इंसान जूझ नहीं पाया और जो हताश हो गया तो वो अपनी जिंदगी को अंत कर देना ही सबसे सही काम समझता है, जो कि मेरे हिसाब से सामाजिक दृष्टि से और कानून के हिसाब से भी गलत है। दोस्तों कानून में भी इस चीज के लिए साफ साफ प्रावधान दिया गया है और कानून में भी ये चीज बताई गई है कि अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। आत्महत्या कहते हैं कि कमजोर जो लोग होते हैं, मुश्किलों से नहीं लड़ पाते, वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या कर लेना मतलब खुद की इच्छाओं को भी मार लेना, खुद को भी मार लेना और सब कुछ सर्वनाश। इसके अलावा इंसान के पास और कोई चारा नहीं बचता। अगर आपकी दृष्टि में ये सही है तो इस बारे में आप जरूर बताइए। आत्महत्या कर लेना इंसान की कमजोरी को दर्शाता है। तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को समझने से पहले आइए हम समझ लेते हैं अधिकार के बारे में, जीवन जीने के अधिकार के बारे में। तो जीवन जीने के अधिकार के बारे में सबसे पहले ये मुद्दा उठा पंडित रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में बताया गया कि जो आईपीसी धारा 309 है उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया। उस मामले में ये कहा गया कि यदि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है तो उसे अपने जीवन को समाप्त करने का, यानी कि मरने का अधिकार भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विचार किया
और सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस मामले पर सन 1996 में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में ये समझाया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। वहां उस अधिकार को रोक दिया गया, मरने के अधिकार पर रोक लगा दी गई कि अगर इंसान को जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी सम्मिलित होना चाहिए। तो उस मामले में रोक लगाई गई और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज समझाई कि भाई जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये तो हुई संविधान की बात। अब आते हैं अपन भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 ये प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है या उस आत्महत्या को करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि उसके जीवन लीला को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो, तो उसमें उस व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान है या नहीं है। भारतीय दंड संहिता में धारा 309 में इस अपराध की सजा बताई गई है। इस अपराध की सजा जो कि 1 साल तक की सजा सादा कारावास से दंडनीय है। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और जमानती है और राजीनामा योग्य नहीं है तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इस मामले को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान में लिया जा सकेगा और यह अपराध संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। संवैधानिकता के विषय में बात करी जाए तो ये विषय काफी ज्यादा विवादास्पद रहा है। इस मामले में कई सारे डिस्प्यूट अराइज हुए कि भाई इस देश के अंदर इच्छा मृत्यु जैसी या दया मृत्यु जिसे कहा जाता है वैसी कोई चीज है या उसकी संवैधानिकता पर आक्षेप किया कई सारे लोगों ने। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 2011 का निर्णय, 7 मार्च 2011 का निर्णय, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को समझाया गया अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में इच्छा मृत्यु को लीगल बताया गया है। इच्छा मृत्यु को लीगल किस बेसिस पे बताया गया दोस्तों? इसमें यह समझाया गया है कि अगर व्यक्ति या कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार से पैसिव यूथेनेशिया उस कैटेगरी में जीवन जी रहा है अपना। पैसिव यूथेनेशिया की कैटेगरी दोस्तों ये होती है कि यदि व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दे, वो कोमा की स्थिति में और ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज संभव ही नहीं है और वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उसका उस जीवन को जीने का निराधार तरीका ये चीज को समझाता है कि वो एक पैसिव यूथेनेशिया की गति पर जी रहा है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि किसी का ब्रेन डेड हो जाए, वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे हो, इस चीज को पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। दया मृत्यु के बारे में देश में पहले से ही प्रावधान बनाए गए हैं। इस देश के अंदर पहले से ही इस चीज के लिए कानून बनाया गया और कानून में प्रावधान बताया गया है कि दया मृत्यु इस देश में पहले से लीगल है। अरुणा शानबाग के केस में ये चीज समझाई गई और अच्छे से बताया गया कि यदि व्यक्ति पैसिव यूथेनेशिया से गुजर रहा है तो उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाना चाहिए। हालांकि धारा 309 जो भारतीय दंड संहिता की धारा है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस पर विवाद जरूर है। इस पर विवाद ये जरूर है कि क्या जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रहा है तो क्या उसे सजा देना उचित है? भाई एक तो वो पहले से ही अपने आत्महत्या के प्रयत्न से परेशान, अपनी परेशानियों से परेशान, मानसिक जो भी विकार हैं उसके रोग हैं उन सब से परेशान, ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो एक व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? तनाव में जी रहा है और किसी अन्य परेशानियों से ग्रसित है वो, तो वो व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहता है और ऐसे में अगर अपन उसे पकड़ के दंडित करें, जेल में डाल दें तो फिर ये उसके साथ एक प्रकार से और अन्याय हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसकी वैधानिकता पर 309 की वैधानिकता पर थोड़ा सा संशय रहता है हमेशा की ओर से। सरकार भी इस मामले में विचार करती रहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कई सारे न्यायालय इस मामले में निर्णय देते रहते हैं। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हमने आपको समझाया कि आत्महत्या करना लीगल है या नहीं और जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित है या नहीं। केसेस के बारे में आपको आगे की स्लाइड्स में समझाया जाएगा। आप आगे की स्लाइड्स में देख सकते हैं सारे केसेस के बारे में और सारी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आज की इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज का सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।